जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया हो कि ऐसे 5 प्रश्नों को हम करने वाले हैं साइंस के, वैसे 5 प्रश्नों को करने वाले हैं जो 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, ये उम्मीद रखूंगा कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपकी इस तरह का वीडियो देखने की रोजाना इच्छा हो तो, और साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम बताएं। पहला प्रश्न क्या है गया है, निम्नलिखित श्वसन अंगों के नाम बताना है। ठीक है, इस नंबर को हटा दीजिए, यहाँ पर सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों का नाम बताना है। यह प्रश्न देखिए 14 के ए में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो यह प्रश्न हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए 14 में पूछा है, 21 में भी पूछा है और यह प्रश्न 23 में भी पूछा है। तो चलिए इसको क्या जवाब देना है, देखिए बहुत अच्छे से आप नंबर ग्रो कर सकते हैं। 2 नंबर आराम से मिल सकता है आपको, 2 मार्क्स इजिली मिल सकता है। कैसे, क्या कह रहा है कि इन सबका श्वसन अंग, मतलब जो मछली है वो सांस किससे लेती है, मच्छर जो है वो सांस कैसे लेता है, और कछुआ जो है वो किससे सांस लेता है, कुत्ता जो है वो कैसे सांस लेता है, और मनुष्य जो है वो किससे सांस लेता है। तो एक एक करके बताना है, तो आइए एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले उत्तर लिख दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा कि निम्नलिखित जंतुओं के क्या है, ऐसे उदाहरण निम्नलिखित है, जंतुओं के श्वसन अंग निम्नलिखित है। उसके बाद से ऑप्शन बना लीजिएगा, एक नंबर डाल करके ऐसे सामने तीर लगा करके आप इस तरह का डब्बा मत बनाइएगा, सारनी जैसा बना करके सामने टू सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख रहे हैं सबसे पहले, अगर मछली का पूछा था सबसे पहले तो मछली का याद रखिए क्या हो जाएगा, गलफंड। मछली का क्या लिख दीजिएगा, गलफंड लिख दीजिएगा। ये गिल्स होता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया मच्छर, मॉस्क्यूटो, उसको क्या होगा, श्वासनाल हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, श्वासनाल हो जाएगा, ट्रेकिया। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, केचुआ। केचुआ का याद रखिए, केचुआ क्या हो जाएगा, स्किन होता है, किससे सांस लेगा, स्किन से सांस लेता है। ठीक है, कुत्ता डॉग, वो किससे सांस लेगा, तो याद रखिए फेफड़ा से, लंग्स से। ठीक है, उसके बाद से मनुष्य किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से। जो हम लोग सांस लेते हैं किससे लेते हैं, फेफड़ा से। तो इतना अगर आप बना देते हैं तो याद रखिए आपको 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसे 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रश्न हम लोग क्या है, ध्यान देंगे। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, अब ये दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि वृक्क के 4 आकार बताना। वृक्क का मतलब किडनी, किसका, किडनी का 4 आकार बताना है। भाई आपको सभी को पता है कि आपके पास दूध को किडनी रहता है। ठीक है, तो उस किडनी के 4 गो कार्य बताना, 4 गो काम बताना। अगर आप इतना लिख देते हैं 4 गो काम, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, तो आप सभी को मिल जाएगा पूरे का पूरे 2 मार्क्स। कितने नंबर, 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, वृक्क के 4 कार्य इस प्रकार लिख दीजिएगा, वृक्क के कार्य 4 इस प्रकार है, और एक नंबर डाल के लिखिएगा कि नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। मतलब जो अनावश्यक पदार्थ है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक पदार्थ है, उसको क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कौन, किडनी मदद करता है। ठीक है, कौन मदद करता है, किडनी मदद करता है। ठीक है, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में सहयोगी रहता है। किसमें, ये हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है, जो हमारे अंदर पानी की मात्रा होती है, उसको बैलेंस करके रखता है, मदद करता है वो। ठीक है, याद रखेंगे क्या करता है, मदद करता है, बैलेंस बनाए रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं ये। अब तीसरा आप क्या बना के लिख सकते हैं, तो आप लोग ये बना के लिख सकते हैं कि शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित। देखिए, आपके शरीर में जो अम्ल, एसिड और बेस का जो मात्रा होता है उसको संतुलित करके रखता है। आपको पता है आप सभी को कि जब आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके शरीर में आपको गैस की बीमारी चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आपको अपच होने लगेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पेट में छेदना वेदना जैसा हो जाएगा, तो उस समय क्या करता है, आपको क्षार का सेवन करके उसको शांत करके लवणीय स्थान बनाते हैं। तो ये क्या करता है, शरीर में अम्ल और क्षार का जो संतुलन है ना, उसको बना कर रखता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। चौथा नंबर वही लवण संतुलन में सहायक होता है, लवण संतुलन करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस तरह से आपके 4 लिख देते हैं तो आपको टोटल कितना मार्क्स मिल जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा, वृक्क के 4 आकार, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का, अगला 3 नंबर प्रश्न है, ये हम लोग का देखिए, ये भी वो जो दोनों प्रश्न थे वो बायोलॉजी के थे। ठीक है, वो दोनों प्रश्न किससे थे, बायोलॉजी के, साइंस के बायोलॉजी फैक्टर से थे। और ये जो प्रश्न है आपका किससे, फिजिक्स का है। ठीक है, और ये देखिए तीसरा नंबर, आज का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई, तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं भी आपका 2 नंबर नहीं जा सकता, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे भाई, तो लिख लीजिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम। नियम का मतलब कोई रूल कितने हैं,
प्रकाश के परिवर्तन के रूल कितने हैं, नियम कितने हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। लिखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है, समझिएगा, परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी जगह पर जाकर के टकरा करके वापस उसी दिशा में आ जाना, वो परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर हमारा चेहरा बन रहा है तो समझिए प्रकाश के परिवर्तन के कारण बन रहा है। अगर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता तो हमारा चेहरा वगैरह सब जल्दी कम से कम नहीं बन पाता। या समझते हैं ना, छाया जो भी चीज बन जाती है, छाया वगैरह बोलते हैं ना, छाया इंपॉर्टेंट है। छाया आप सभी को पता होगा, छाया कैसे बनती है भाई। तो छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश का परिवर्तन, अगर कोई प्रकाश की किरण हमारे शरीर से आ रही है और टकरा करके अगर पार करके निकल जाएगी तो देखते हैं आपका छाया, जो चलते हैं तो रोडवा पर आपका छाया आपका बॉडी का छाया नजर आता है, वो नजर नहीं आएगा। अगर प्रकाश आपके आर पार हो जाती है तो वो छाया कभी नहीं नजर आता है। तो जिसको आप अपने भाषा में या गांव देहात की भाषा में, अगर किसी के अंदर से प्रकाश पार हो जाती है और जिसका छाया नहीं बन पाता है तो गांव देहात के लोग, रूढ़िवादी लोग उसको क्या बोलते हैं, भूत पिचास, क्या बोलते हैं, चुड़ैल वगैरह का शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वे ऐसे मानते हैं कि इसके अंदर क्या है, आत्मा है, इसलिए इसका क्या नहीं बन रहा है, छाया नहीं बन रहा है, ऐसा लोग कहा करते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक बातें भी है, कुछ सच्चाई बातें भी। ठीक है, तो याद रखिए प्रकाश का जो परिवर्तन होता है उसके नियम में याद रखिएगा कि प्रकाश का परिवर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी माध्यम से आएगा, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देख लीजिएगा, याद देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका परावर्तक सतह, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह उसे कहा जाता है जिस पर किरण आ करके टकरा के चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ये हम लोग का परावर्तक सतह। ठीक है, और ये देखिए किरण आ रही है, ये किरण आई, ठीक है, इसको बोले, जो आती है किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो आती है किरण उसको बोलते हैं आती हुई किरण यानी आपतित किरण। ठीक है, टकरा करके चली गई उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में मतलब मत सोचे कि हेने से आई थी तो हेने ही जाएगी, नहीं नहीं नहीं, एंगल बदल के जाएगा, एंगल बदल के जाएगा। जिस एंगल से आया था थोड़ा सा बेंड करके देखिए एंगल बदल के गया। लेकिन देखिए ये हवा वाला अगर माध्यम था तो देखिए फिर ये हवा में चला गया, देख लीजिए हवा में था तो हवा में चला गया, ये ना कि पानी में घुस गया। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो गया कि आया, टकराया, टकरा करके हेने देखिए निकल गया। तो आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण याद रखिएगा, आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। ठीक है, अब याद रखेंगे बीच में क्या है, यहाँ पर डब्लू, ये जो है बीच में ये हम लोग का लंब, ये हम लोग का बीच वाला क्या है, ये लंब होता है, ये हम लोग का बीच वाला क्या होता है, लंब होता है। और यहाँ पर याद रखिए क्या होता है, इसके बीच में जो डिग्री बनता है, इसके बीच में जो डिग्री बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और इसके बीच में जो डिग्री बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आई से, इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको आई से, इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको आई से, ठीक है, इसको आर से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर वही लिखना है, पहला नाम की आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है वाला आपतन बिंदु, बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, यानी देखिए तल के एक ही बिंदु पर, देखिए समतल है ना, इसी पर एक ही बिंदु पर सारा का सारा फिक्स है। ठीक है, तो एक नियम ये हो गया, ये नियम सिद्ध होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये साइन को हटाइए यहाँ से। ठीक है, सी पे याद रखिए ये वाला होगा, आई बराबर कोण आर, ये याद रखिएगा, ये साइन वगैरह वाला मत याद रखिएगा, ये यहाँ पे अलगे छापा है, इसको हटाइए, ये अलगे छापा है, इसको हटाइए। हम लोगों ने सिर्फ आपको याद रखना है कि आई बराबर क्या होता है, कोण आर के बराबर माना जाता है, आई आर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये वाला ये आई होता है और ये वाला आर होता है। ये अगर 30 डिग्री का बनेगा ना तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। अगर ये 60 का बनता है तो ये भी 60 का बनेगा, याद रखिएगा। तो जितना डिग्री पे एंगल पर प्रकाश आएगी उतने डिग्री एंगल पर प्रकाश निकल जाएगी, याद रखेंगे। तो यही नियम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर। अगर आप चित्र भी बना देते हैं साथ में, आप चित्र भी बना, चित्र बनाने में क्या दिक्कत है भाई, चित्र आप क्या कीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा, एक प्रकाश डाल दीजिएगा, घुमा दीजिएगा, हेंगा इसका तीर हैंग कर दीजिएगा, बीच में डंटी खींच दीजिएगा, हेजा क्या बोल दीजिए, आई लिख दीजिएगा, हेजा क्या लिख दीजिएगा, आर लिख दीजिएगा, इसको आपतित बोल दीजिएगा, इसको परावर्तित बोल दीजिएगा। ठीक है, बस हो गया। इतना भी अगर चित्र बना देते हैं तो आपको एग्जामिनर जो होगा और 2 नंबर तो देवे करेगा, लेकिन इंप्रेस रहेगा, खुश रहेगा आपसे। ठीक है, और इंप्रेस रहेगा तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही मिलने वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद से तीसरा नंबर प्रश्न आइए। अगला जो प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का हो गया, ये भी हम लोग का फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में आता है। तो 2 नंबर इससे कैसे ले सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया भाई, कहा गया कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्यों के रूप में, दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब हम लोग जब गाड़ियां उड़ियां होती है तो उसके देखिएगा साइडवा में 2 को देखिएगा कान जगह निकल रहता है ना, वहीं गाड़ियां के दोनों ओर, दोनों गेट की ओर देखिएगा साइड में हैगा एंटीना
टाइप से दूगो निकला रहता है साइड साइड में, एगो हे साइड, ये गाड़ी हो गया तो गाड़िया के एगो साइड में हेने से रहता है, एगो गाड़ी के साइड में हेने से होता है, ठीक है। हाँ, ये एगो हेने से निकला रहता है, एगो हेने से निकला रहता है, ऐनक जैसा, ठीक है। तो उसको क्या, वो क्या काम करता है हमारे अंदर, ठीक है। या अथवा मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्राय किस गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए मोटर गाड़ी जो होता है उसके साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं भाई, और क्यों करते हैं। अगर किसी भी दर्पण का उपयोग करते भी हैं तो उस दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्यों मतलब समझिएगा पीछे की जितनी भी आती हुई वस्तुएं, पीछे के जितनी भी आती हुई वस्तुएं नजर आती है, पीछे के जितनी भी आती हुई वस्तु नजर आती है, उन सभी को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। याद रखिएगा पीछे से, जैसे देखिएगा आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह आप चला रहे हैं, मे बी शायद अगर मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो देखिएगा साइड में, अगर ऐनक में देखिएगा, ऐनक में तो उसमें साइड में देखिएगा पीछे की बड़ी से ट्रक आपको उसमें छोटा करके दिख जाता है, पूरा आसानी से दिख जाता है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि पीछे की वस्तु को तो दिखाएगा, ठीक है, पीछे की वस्तु को तो दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। मतलब उतने कम जगह में भी बड़ी से बड़ी दूर की भी वस्तु को छोटा करके दिखा देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि पीछे फलाना गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, हमें इधर गाड़ी करना है, हमें उधर गाड़ी करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। याद रखेंगे इसका देखने का क्षमता जो होता है दूर तक होता है, और ये क्या करता है, दूर की वस्तुओं को भी क्या करता है, छोटा करके उस छोटे से जगह में एडजस्ट करके हमें दिखा देता है। याद रखिएगा, ठीक है। आप ये तो इसमें क्या लिखेगा, इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो अपने पीछे के वाहनों को क्या कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकते हैं, ठीक है। अगर वो पीछे की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है, हम लोग उत्तल दर्पणों को इसलिए महत्व देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि याद रखिए इसको हम क्यों वैधता देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा और प्रतिबिंब बनाता है। देखिए ये जब भी बनाएगा ना, अगर पीछे का कोई दिख भी रहा होगा ना तो याद रखिएगा वो सीधा बनाएगा ही ना कि ट्रक का उल्टा चित्र बना देगा, ठीक है। हमारी आंख में जैसा लेंस में उल्टा बनता है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो उल्टा बनता है, लेकिन जब वही हमारा मस्तिष्क है उसको सीधा करके दिखाता है। तो याद रखेंगे कि ये वो नहीं है, ये क्या है, ये अगर पीछे कोई ट्रक वगैरह कुछ भी आ रहा है ना तो उसको क्या करेगा, सीधा ही दिखाएगा, ठीक है। तो इस सदैव हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, इमेज। जैसे एक मोबाइल लेकर के आप अपना फोटो खींच लेते हो तो जो आपका फोटो आता है उसी को प्रतिबिंब कहेंगे, उसी को इमेज कहेंगे। एक तरह समझिए आपका इमेज बन गया वहां पर, ठीक है। वैसे याद रखिएगा कि ट्रक का पीछे आते हुए उस ऐनक में, उस साइड मिरर में आपको क्या दिख जाता है, उसका प्रतिबिंब दिख जाता है, वो भी कैसा, सीधा, ठीक है। लेकिन वह छोटा होता है, याद रखिएगा बहुत छोटा होता है। मैंने बताया ना कि वो क्या करता है, पीछे बहुत दूर तक दिखता है, ठीक है, वो ऐनक, ठीक है। और क्या करता है, उस वस्तु को छोटा करके उसमें एडजस्ट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। कैसे, क्या कि आपको समझ आए कि बड़ी सी गाड़ी है जो आपके पीछे आ रही है, आप उसको साइड दीजिए, जो भी दीजिए, ठीक है। इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखिएगा हम इस दर्पण का उपयोग, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। देखिए बाहर की ओर थोड़ा सा वक्रित टाइप से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, और हम लिख सकते हैं कि समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के वस्तुओं को बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थित है, इसलिए बेहतर है। याद रखिएगा, इसीलिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसीलिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब साइड में होता है ना तो साइड में क्या करते हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा फोटो बनाता है और दूर की बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी छोटा करके आसानी से दिखा देता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप इतना बना के लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इतना बना के लिख देंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग का है, ठीक है, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए 19 में 21 में पूछा गया और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट या जस्तीकरण क्यों करते हैं। देखिएगा घर में कभी खरीद वरीद के आता है, देखिएगा लोहा का दरवाजा जाता है या कोई चीज एंगल वगैरह कुछ भी आता है तो बोलते हैं घर के लोग एक तरह का पेंट कर जाओ, पेंट किया जाए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, मुरझा जाएगा, जंग लग जाएगा, मुरझा जाएगा, मुरझाना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि उस पर देखिएगा लाल भूरा रंग का परत जम जाता है, लाल भूरा रंग का। जब देखिए कांटी ओटी कोई सेटिंग वोटिंग का काम होता होगा, ठेकेदार वगैरह काम करते होंगे, घर बनता होगा, तो वहां से जो कांटी ओटी निकालेंगे ना, देखिएगा
पटरा वटरा में से, तो उसको जा करके छू कर देखिएगा घिस करके हाथ से, तो आपको मालूम है क्या आएगा, उसमें आपको लाल भूरे रंग की परत नजर आएगी। कितना? लाल भूरे रंग की परत नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? लाल भूरे रंग की परत नजर आएगी। वो क्या कहलाता है? वो एक जंग लगना कहलाता है। लोहे पर वो क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। ठीक है, और ये कब लग सकता है? ध्यान दीजिए, नमी चाहिए, आर्द्र वायु चाहिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। अगर ये सब चीजें मिल जाती है तो वो इजिली क्या होने लगेगा? जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों करते हैं भाई? कारण क्या है कि हम लोहे को पेंट करते हैं? देखिए, लोहा आर्द्र वायु के साथ प्रतिक्रिया करके, जो लोहा होता है ना, नमी से भरी हुई हवा के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का क्या करता है? एक रासायनिक पदार्थ बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। भूरे रंग दिया वही लाल भूरे रंग का एक रासायनिक पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और जब लोहे की वस्तुओं को पेंट या जस्तीकरण कर दी जाती है तो वो हवा के संपर्क को क्या नहीं होता है? आने नहीं देता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तु पर हम जस्तीकरण पेंट करते हैं। तो देखिए, इसको अलग ढंग से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो आप बोल दीजिए कि लोहे की वस्तु को हम पेंट या जस्तीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लोहे को किसी भी जगह खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाती है? लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, जिससे जंग लगता है और धीरे धीरे वो क्या होता है? संक्षारित होने लगती है। तो उसको बचाने के लिए, उसको नष्ट ना हो, उसको उस वस्तु को बचाने के लिए, उस लोहे की वस्तु को बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। और ये पेंट क्या करता है? हवा के नमी के संपर्क को रोक देता है। ये क्या करता है? हवा और नमी के संपर्क को क्या कर देता है? रोक देता है। मान लीजिए लोहा हो गया, ये आपका हवा हो गया, ठीक है, ये आपका नमी हो गया, ठीक है, तो ये सीधे सीधे भी संपर्क में सट रहा है तो ये जंग लग जाएगा, ये जंग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीचवा में लिया करके है, जब बीचवा में ध्यान दीजिएगा, जब बीचवा में लिया करके जब इसके आगवा जब पेंट जब पेंट कर दे, पर पेंट कर दे, तो अब क्या होगा? अब जो हवा है सीधे इस लोहा से संपर्क नहीं कर पाएगा। अब ये जो है सीधे लोहा से संपर्क नहीं पड़ पाएगा, ना नमी संपर्क कर पाएगी। इसके बीच में कौन आ गया? पेंट आ गया। तो पेंट क्या करता है? हवा और नमी को रोक देता है, जिससे जंग नहीं लग पाती है। इससे हमारी जो वस्तु होती है लंबी समय तक चल पाती है, बच जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जिंक की परत बिछड़ा तो उसी को जस्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।